सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटी की चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के एमसीक्यू करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। बेसिकली 10 एमसीक्यू होंगे जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट? क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू है बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, नन ऑफ द अबव। तो चलिए मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। जो यहाँ पर सही आंसर है उसका भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे क्यों सही है, और जो आंसर गलत है उसका भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि एक काइंड ऑफ शॉर्ट रिवीजन हो जाए फेडरलिज्म का। तो देखो, सबसे पहले अगर फेडरेशन की बात करें तो हमने फेडरलिज्म देखा था कि फेडरलिज्म क्या है, और फेडरलिज्म यानी फेडरेशन कितने तरह के हैं। तो हमने पहला देखा था होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा देखा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन, राइट? कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यहाँ पर दो तरह के हमने फेडरेशन देखे थे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड दूसरा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखो, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है ना, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है, ठीक है? और जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो भी रीजनल गवर्नमेंट है उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटिवली कम पावर होते हैं, ठीक है? और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है ना, एक बार अगर कोई स्टेट आकर किसी कंट्री में मिल जाता है, या फिर सोचो ये एक छोटा सा यूनिट है, एक ये यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट काइंड ऑफ राज्य आप मान लो। और जब ये ना किसी बड़े स्टेट को फॉर्म करते हैं, बड़े कंट्री को फॉर्म करते हैं, या फिर ये मिलकर एक कंट्री को फॉर्म करते हैं, तो ये एक कभी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। ये यूनियन जो है इनका, ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट? यानी इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स इनको बोला जाता है। ये कभी अलग नहीं हो सकते। ये जो स्टेट्स है, छोटे छोटे राज्य हैं, ये चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, यानी यूनियन से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सिसीड करने का राइट गवर्नमेंट या संविधान इन्हें नहीं देता है। और ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसलिए भी बोले जाते हैं क्योंकि ये सब एक धागे में बंधे हुए, धागे इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन में बंधे हुए हैं, और इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, राइट? और देखो, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है ना, यहाँ पर भी छोटे छोटे जो फेडरेशन है या फिर यूनिट्स हैं या फिर जो स्टेट्स हैं, कुछ भी आप कह लें, लाइक छोटे छोटे रीजन हैं जहाँ पर इनकी खुद की गवर्नमेंट है, राइट? तो ये मिलकर ना एक बड़े यूनिट को फॉर्म करते हैं, जिसे हम फेडरेशन कहते हैं, बड़े यूनिट को फॉर्म करते हैं, राइट? और यहाँ पर ना इन सबकी जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग ही होगी। ये नहीं है कि जब ये एक बड़े स्टेट फॉर्म कर दिए तो ये इसका एक ही गवर्नमेंट होगा, या फिर इन सबको रेगुलेट करने वाला गवर्नमेंट एक ही होगा, या फिर इनमें सेंट्रल और स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट ऐसे बटे होंगे। अगर बटे भी है तो एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग ही होगी, और स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो भी होती है, ठीक है? और इन सबका अलग अलग कानून होता है, ठीक है? और होल्डिंग टुगेदर में क्या है, एक ही कानून है। लॉ क्या है, संविधान क्या है, एक ही है इनके लिए। लेकिन जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट के खुद के लॉ है, ठीक है? तो ये हो गए कमिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि आप जब एक बार किसी यूनियन को फॉर्म कर दिए तो आप अलग नहीं हो सकते। तो देखो, यहाँ पर राइट आंसर होगा इंडिया। इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलेटिवली वीक है, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा कम पावर दिया गया है, राइट? और यूएसए की अगर बात करते हैं तो यूएसए जो है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर एक बड़ा फेडरेशन बना है, जिसका नाम है क्या, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे स्टेट्स
जो रिलेटिवली वीक होते हैं कई बार, वो मिलकर एक बिग यूनिट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी ये सब आके और एक बड़ा राज्य बनाते हैं, और लेकिन इनका कानून अपना अपना अलग होता है। स्विट्जरलैंड भी लैंड भी सेम ही है, लाइक यूएस है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरीके से अलग अलग टाइप की यहाँ पर फेडरेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द रिसाइडियरी सब्जेक्ट्स। देखो हमने ना तीन तरह के लिस्ट पढ़ी है फेडरलिज्म चैप्टर में, एक यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट, राइट। और हमने चौथा जो देखा था ना, जो कि रिसाइडियरी लिस्ट था बेसिकली, इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ये बाद में आया, जब हमारा संविधान बना था ना, तब ये तीन ही स्टेट थे, यूनियन सॉरी तीन ही लिस्ट थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अगर पुलिस को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि दोनों ही बनाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन जो रिसाइडियरी लिस्ट है ना, जो आज़ादी के बाद में आया और संविधान हमारा तब तक बन चुका था, जैसे रिसाइडियरी लिस्ट के एग्जांपल अगर मैं दूं, तो नेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, राइट, आपके आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो गई, तो ये सारे रिसाइडियरी लिस्ट में आते हैं। नेटवर्किंग, राइट, इंटरनेट, ये सारे ये जो जितने भी टर्म्स है ना, ये रिसाइडियरी लिस्ट में आ जाते हैं। तो ये रिसाइडियरी लिस्ट पे कौन लॉ बना सकता है? ये जो रिसाइडियरी लिस्ट है, इस पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। देखो हमने स्टेट गवर्नमेंट की देखी, जैसे पुलिस पे बना सकता है, पुलिस एक सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है। और सुप्रीम कोर्ट तो खैर हमारे यहाँ का एपेक्स कोर्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू विच, राइट, डेमोक्रेटिक, फेडरल, अथॉरिटेरियन एंड नन ऑफ देम ऑल। देखो बेल्जियम की अगर कहानी थोड़ी सी भी याद हो आपको, तो बेल्जियम में एथनिसिटी बहुत ज़्यादा थी, राइट, एथनिसिटी थी। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करने वाले लोग, राइट, रहते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिसिटी थी, कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोग यहाँ पर थे। उनकी माइंडसेट अलग थी, उनके थॉट्स अलग थे, उनके खाने पीने के तरीके अलग थे, रहने के तरीके, बोलने के लैंग्वेज अलग थे, अलग अलग, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते थे वहां पर रहते थे। तो जो बेल्जियम में एक लड़ाई स्टार्ट होती है, काइंड ऑफ सिविल वॉर कह सकते हैं, जो स्टार्ट होती है, उसके बाद से जो वहाँ की गवर्नमेंट है, किस तरीके की गवर्नमेंट बनती है, तो डेमोक्रेटिक बनती है, फेडरल बनती है, ऑथोरिटेरियन बनती है, नन ऑफ द अबव बनती है। कौन सी बनती है? वहां पर फेडरलिज्म फेडरल गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, दो तो मैंडेटरी होते हैं, आप चाहे तो थर्ड गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, इंडिया की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ रीजनल गवर्नमेंट भी है, यानी जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज, राइट। वहां पर फेडरलिज्म को फिर प्रैक्टिस किया गया, यानी जो गवर्नमेंट थी यूनिटरी गवर्नमेंट, वो फेडरल गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, in federalism, power is divided between various constituent units and dash। क्या? पहला है ऑप्शन सेंट्रल अथॉरिटी, सेकंड है स्टेट्स एंड ए बी बोथ, राइट, नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा?
पावर किसके किसके बीच डिवाइड होता है? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास भी पावर होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास भी पावर होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता तो स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर पावर नहीं होता तो सेंट्रल इस ये ना ऑल ओवर इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होता एक तरीके से। तो यहाँ पर पावर ना सेंट्रल अथॉरिटी को भी मिलता है, स्टेट अथॉरिटी को भी मिलता है, यानी दोनों को मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द। जो इंटरप्रेट करने का पावर है संविधान को, ये किसके पास है? यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें कोई भी खामियां हैं या फिर कोई ऐसे लॉ हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा आर्टिकल है जो किसी को समझ नहीं आ रहा है क्लियरली, तो इसको इंटरप्रेट करने का किसके पास अधिकार है? कौन इसे इंटरप्रेट कर सकता है? तो देखो, इसको इंटरप्रेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जुडिशियरी है। ठीक है, जुडिशियरी के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को, किसी भी टर्म को जो संविधान में लिखा गया है उसको इंटरप्रेट कर सकती है, इसके पास पावर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। देखो, यूनियन लिस्ट के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि कितने टाइप के लिस्ट हैं और रिसाइडेड लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, ये सब मैंने अभी जस्ट रिकॉल करवाया था। तो यहाँ पर आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं, हु कैन मेक द लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यानी यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, लाइक डिफेंस, बैंकिंग, इन सब पे कौन लॉ बना सकता है? तो इन सब पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि यूनियन लिस्ट से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे ये कानून बना पाए, यानी कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स का हिस्सा नहीं है, यानी यूनियन लिस्ट में नहीं है? देखो, डिफेंस, यानी देखो सबसे पहले मैं आप बता दूं आपको कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाता है कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में मतलब क्या डिफरेंस है और कौन से यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, कौन सा स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, तो बेसिकली यहाँ पर एक आप ट्रिक अपनाइएगा। आप सोचिएगा कि एक पूरे ऑल ओवर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, कौन कौन से अधिकार होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही उस पर लॉ बनाना चाहिए। यानी सिंपली हम अगर इजी लैंग्वेज में कहें तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन सा लॉ बना सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे काम कर सकती है। तो बेसिकली अगर डिफेंस की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल होगा, सॉरी, यहाँ पर आंसर जो होगा मैं बता देती हूँ, पुलिस। देखो, यूनियन लिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यूनियन लिस्ट में जैसे डिफेंस आ गया, डिफेंस जैसी चीजें हैं ना, ये अगर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए तो बहुत मुश्किल हो सकता है, राइट? स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। यानी ऑल ओवर एक स्टेट पूरे कंट्री को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये यूनियन गवर्नमेंट ही है जो डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड कर सकती है, डिफेंस फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, इसलिए डिफेंस को एक यूनियन लिस्ट में दिया गया है। अब सोचो किसी स्टेट को दे दिया जाए तो हर एक स्टेट अपने अपने राज्य की सुरक्षा में लग जाएगा, उसे पूरे एक इंडिया जो एक यूनियन है इस पे ध्यान नहीं जाएगा, हर एक स्टेट अपने लिए काम करना चाहेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है कि आप इन पे कानून बनाएंगे, ये आप ही डील करेंगे इस पे। ठीक है, अब फॉरेन अफेयर्स है। अब देखो, फॉरेन अफेयर्स जितने भी हैं तो स्टेट के बीच अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से किसी भी मुद्दे पे बात कर रहा है तो ये बेसिकली एक स्टेट का खुद का मैटर हो जाता है। लेकिन अगर किसी स्टेट को दे दिया जाए कि आप पूरे कंट्री को जाकर रिप्रेजेंट करके आइए किसी अदर कंट्रीज में, तो स्टेट स्टेट गवर्नमेंट को क्या ही पता कि पूरे कंट्री में क्या हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट तो खैर अपनी चीजें देख रही है ना, अपने स्टेट की। तो यहाँ पर एक पूरे
कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट टॉप पे है, राइट। और वो सारे स्टेट को देख रही है, बायसनेस नहीं है उसके अंदर। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरा कंट्री है ना, उसकी वेलफेयर मैटर करती है, ठीक है, न कि एक सिर्फ पार्टिकुलर एक रीजन की। तो यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स की जितनी भी चीजें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अब बैंकिंग की बात करते हैं। अब इसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। अब हर एक स्टेट को दे दिए जाए ये बैंकिंग की पावर, तो वो क्या करेंगे अपने स्टेट में, कभी डिमोनेटाइजेशन करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो कभी कुछ करेंगे। इस तरीके से ना क्या होगा कि एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि हर एक स्टेट इंडिपेंडेंट है, कोई यूनियन का पार्ट ही नहीं है। तो वैसे में यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं लागू हो पाएगा। यानी सेम चीजें हर एक स्टेट में लागू करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप बैंकिंग जैसी चीजें आप देखिए, नहीं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी पूरे कंट्री में। तो इसलिए यहाँ पर बैंकिंग, यानी या फिर आप कह सकते हैं मॉनेटरी से रिलेटेड, यानी मॉनेटरी सिस्टम या फिर जितनी भी चीज़ें जो बैंकिंग के अंडर आती हैं वो सब यूनियन गवर्नमेंट देखती है, यानी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। अब देखो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है यूनियन लिस्ट में, ये है पुलिस। देखो हर एक स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है, ठीक है, अपनी पुलिस फोर्सेस है। अब बिहार की बात करें, बिहार में भी इनकी पुलिस फोर्स है। यूपी की बात करें, यूपी की पुलिस फोर्स अलग है। तो ये पुलिस को ना स्टेट लिस्ट में बेसिकली इसलिए रखा गया है कि हर एक स्टेट की जो इंटरनल मैटर है ना, उसमें अगर किसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है तो वहां पर पुलिस जाएगी, स्टेट की पुलिस जाएगी, वहां पर आपकी यूनियन गवर्नमेंट नहीं जाएगी हस्तक्षेप करने, ठीक है, क्योंकि ये आपके स्टेट के अंदर का मैटर हो गया, आप स्टेट में शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर पुलिस को ये पुलिस जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट को दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज स्पेशल पावर इन एडमिनिस्ट्रिंग द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। देखो हमारे इंडिया में ना स्टेट्स के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी है, राइट। तो यूनियन टेरिटरीज को बेसिकली ना सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, डायरेक्टली कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन टेरिटरीज पे। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन्वॉल्व्स, पंचायती राज सिस्टम देखो हमने ये पढ़ा था, पंचायती राज 23rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट को ऐड किया गया था, पंचायती राज सिस्टम को लाया गया था। यहाँ पर देखो पंचायती राज सिस्टम थर्ड टीयर का गवर्नमेंट है इन इंडिया। इसमें पंचायती राज सिस्टम में क्या इन्वॉल्व है, विलेज स्टेट यूनियन इन्वॉल्व है, या फिर विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल्स, विलेज एंड स्टेट लेवल्स, विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें क्या इंक्लूडेड है। देखो पंचायती राज में अगर गांव की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एक सबसे एक विलेज लेवल पर जो ऑर्गेनाइज होता है एक ग्राम सभा जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली सबसे ग्रास रूट लेवल की एक अथॉरिटी है। ये गांव के विलेज लेवल पे जितनी भी चीजें होती हैं, विलेज लेवल की डिस्प्यूट्स वगैरह देखती है। इनसे ऊपर थोड़े से जब हम आते हैं तो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जिनको हम पंचायत समिति भी बोलते हैं। और इनसे ऊपर की जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, राइट, जिन्हें हम जिला परिषद भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यूनियन कभी भी इंक्लूड नहीं होता है पंचायती राज में, स्टेट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, राइट। स्टेट जहां भी रहेगा गलत, यूनियन जहां रहेगा वो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ये भी एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट तो हो ही गया, तो बचा कौन, विलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 10, विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, बाय संविधान, यानी संविधान के द्वारा, जो इंडिया का संविधान है, संविधान में कौन से लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस या दर्जा दिया गया है या फिर नेशनल लैंग्वेज बोला गया है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी तमिल एंड डी नन ऑफ दिस। तो देखो इनमें से होगा ऑप्शन डी, किसी भी ऐसे लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना गया है। एज यू नो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, राइट, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर
एथनिसिटी ज़्यादा है, राइट। और यहाँ पर एथनिसिटी इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज है, इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस है, अलग अलग लेवल की या फिर अलग अलग कैटेगरी अगर कैटेगराइज करें तो बहुत सी चीज़ों में एथनिसिटी यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पर किसी कोई एक पार्टिकुलर सेक्शन जो है या फिर जो माइनॉरिटी है वो यहाँ पर दुखी ना हो जाए, इसलिए हमने किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू जो कि बहुत संभावना एग्जाम में पूछे जाने की। अगले चैप्टर पे हम फिर एमसीक्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।